वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेके आ रहे हैं वेक्टर्स का पार्ट 2। जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था, कल हम पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आज हम इस वीडियो सेशन में वेक्टर्स का पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स के पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वेक्टर क्या होता है, कैसे एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और वेक्टर्स में क्या क्या ऑपरेशंस लगने वाले हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और फिलहाल के लिए जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ जो बेसिक नॉलेज है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 का जो डिस्कशन है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे? यहाँ पे पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर के बारे में एक और डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है डिस्कशन के लिए वो है पोजीशन वेक्टर। और एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एक प्लेन सरफेस पे निकालना होगा, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एक स्पेस में निकालना होगा, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये हमारा पहला ऑपरेशन रहेगा वेक्टर्स के ऊपर। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम पॉइंट नंबर 1 में क्या यहाँ पे लेंगे, अ वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वेक्टर ए बी जब भी हम लिखेंगे, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? इसका सिंपल मीनिंग होगा हम पॉइंट ए से शुरू कर रहे और पॉइंट बी की तरफ जा रहे अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में। क्योंकि एक वेक्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। अगर बी ए वेक्टर होगा तब बी माना जाएगा एज टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ए माना जाएगा एज हेड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल है ए बी वेक्टर, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वेक्टर का हेड कौन सा है, तो बी पॉइंट इसका हेड है, ए पॉइंट इसका टेल है। एग्जाम्पल एक कंसिडर करेंगे ताकि हम एडिशन ऑफ वेक्टर को अच्छी तरह से समझ सके। Consider a situation that a girl moves from point A to point B. हम मानेंगे एक सिचुएशन को जिसमें एक गर्ल है जो मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, और एरो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डैट मीन्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाया जाएगा, इसका वेक्टर क्या बनेगा? ए बी वेक्टर बनेगा इसका वेक्टर। और यही गर्ल जो है उसके बाद बी से जा रही है सी की तरफ, बी से डिस्प्लेस हो रही है सी की तरफ, मीन्स इस वाली डायरेक्शन में। तो कैसे दिखाएंगे वेक्टर फॉर्म में? बी सी वेक्टर दिखाएंगे। तो फाइनल जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी बी सी, हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो ए है और फाइनल पॉइंट जो सी है इसको डायरेक्टली ज्वाइन करना है। दैट मीन्स ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर जो होगा वो हमें देगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस गर्ल फ्रॉम ए टू पॉइंट सी। तो यहाँ पे अगर हमें एडिशन का कॉन्सेप्ट आएगा, एडिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे हम अप्लाई कर सकते? फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर जो होगा वो होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और ये जो है जिसमें हमने ट्राइंगल, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक फिगर जो बना, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एक साइड ए बी वेक्टर है, दूसरा साइड बी सी वेक्टर है, और तीसरा साइड जो ए सी वेक्टर है। ये एक ट्राइंगुलर फिगर बना रहा है, और इस वाले रिलेशन जो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स है इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये होगा पहला तरीका एडिशन का, ऐसे ऐड करेंगे वेक्टर्स को। दूसरा तरीका है परलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। परलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या कहता है? अगर हम लेंगे दो को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। को इनिशियल वेक्टर्स हो गए वो दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो सेम होगा।
तो अगर हम यहाँ पे दो कोइनिशियल वेक्टर्स लेंगे ए बी और ए डी, ए बी वेक्टर को हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए वेक्टर से, ए डी वेक्टर को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, हम इसके पैरेलल में और दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ए डी के पैरेलल में बी सी ड्रॉ करेंगे और ए बी के पैरेलल में डी सी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तब ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसका जो डायगोनल होगा, जो कहाँ से शुरू होगा, इसी इनिशियल पॉइंट से शुरू होगा और अपोजिट वर्टेक्स पे जाएगा। ये हमें देगा इसका फाइनल ओवरऑल मैग्नीट्यूड, ओवरऑल एडिशन ऑफ द ओवरऑल, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसको अगर हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो सी वेक्टर का वैल्यू जो है इस फिगर में क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स है, जिन भी साइड्स का एक पॉइंट होगा कॉमन उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट वेक्टर्स की बात यहाँ पे है और सी वेक्टर जो है एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज़ करेंगे, हम देखेंगे if two coinitial vectors are represented by magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, then their sum means resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal passing through the common point. common point हो गया यही initial point जहाँ से ये दो vectors start हो गए थे। तो जब भी दो कोइनिशियल वेक्टर्स होंगे हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वही हमें देगा रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट में क्या आते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसमें डायरेक्शन भी आएगा। अब जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे नंबर्स के केस में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं नंबर्स की, इसी तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन की भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है उसके बदले हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टीज जो है अर्थमेटिक्स में भी यूज की जाती है नंबर्स के रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कौन सा वेक्टर हम किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे लेकिन इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो वेक्टर वापस आएगा रिजल्ट में, उसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक और होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया कौन सा ऐसा वेक्टर हम किसी वेक्टर को ऐड करेंगे ताकि उसका रिजल्ट जीरो वेक्टर बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है ए बी वेक्टर, इसको अगर मैं ऐड करूंगा बिल्कुल इसका उल्टा, बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में माइनस डायरेक्शन होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन का अपोजिशन है। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया ए से स्टार्ट करना बी पे स्टॉप करना, बी ए वेक्टर हो गया बी से स्टार्ट करना ए पे स्टॉप करना, ये हो गया ए बी वेक्टर। लेकिन अगर इसके उल्टा हम चलेंगे ये हो गया बी ए वेक्टर, इसीलिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन लेते हैं। तो ए बी वेक्टर प्लस बी माइनस बी ए वेक्टर, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो वेक्टर के बराबर आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, वो है नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करें। जैसे एडिशन के केस में हमने देखा था सेम टाइप का ट्राइंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर एक ट्राइंगल हम लेंगे, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स है, तब इनका जो रिजल्टेंट होगा एडिशन का वो ट्राइंगल का तीसरा साइड देगा। लेकिन बी वेक्टर जो है अगर उसका उल्टा डायरेक्शन हम लेंगे, ऐसे मूव करेंगे, माइनस बी वेक्टर बनेगा। जब भी हम वेक्टर के अपोजिट में चलेंगे उस और मैग्नीट्यूड वही लेंगे
बी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड लेंगे तब डायरेक्शन की वजह से उसमें आता है माइनस। तो अगर हम बी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में था, अगर हमने इतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ से एक और वेक्टर बनाया बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तब इस वेक्टर को बोला जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो नीचे से एक और ट्राइंगल बना, इसमें ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्टेंट जो होगा वो ये तीसरा साइड देगा। ये बनेगा ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। तो जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे दो वेक्टर्स का, हम दो में से एक वेक्टर का क्या करते हैं, डायरेक्शन करते हैं रिवर्स, उल्टा डायरेक्शन करते हैं ताकि उसमें माइनस साइन क्रिएट हो जाए। अच्छा, दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, ए प्लस बी इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ए प्लस बी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ए प्लस माइनस बी को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर, जिसमें दो में से एक वेक्टर की डायरेक्शन को हमने क्या लिया होगा, उल्टा लिया होगा, क्योंकि उस उल्टा डायरेक्शन लेने की वजह से उसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये था हमारा दूसरा ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे ऑपरेशन की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ना है और पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब ये स्केलर क्या होता है, स्केलर कोई नंबर होता है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई नंबर ही होगा। लेकिन जनरली हम क्या मानते हैं, लैम्डा, जो लैम्डा इज स्केलर, ये एक कांस्टेंट नंबर है। आप ज़रूरी नहीं आप इस सिंबल लैम्डा को लिखोगे, आप इसके बदले कुछ और भी लिख सकते हैं, सी लिखो, के लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट ए बी एनी वेक्टर, अगर हम ए वेक्टर मानते हैं कोई सा भी वेक्टर, एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, और लैम्डा क्या मानेंगे, लैम्डा कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, प्राइम, नेचुरल नंबर, इंटीजर, किसी भी टाइप का नंबर। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, इसको हम ज़ीरो के बराबर नहीं लेंगे। अगर ये ज़ीरो के बराबर होगा तो सारा वेक्टर क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है। देन लैम्डा ए इज़ नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय लैम्डा। तब अगर लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए के साथ, उसी मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है एक वेक्टर में, या तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये दो चीज़ें हो जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। स्केलर मल्टीप्लाई करने से कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको याद रखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या चीज़ें वेक्टर में चेंज हो जाती है, तो आपका राइट आंसर जो इसमें है, ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आपका इसमें राइट आंसर जो है, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओनली मैग्नीट्यूड कैन बी चेंज। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। प्लस अगर इसी स्केलर का हम लेंगे माइनस साइन साथ में, एक होगा, अगर इस लैम्डा का वैल्यू लेंगे पॉजिटिव नंबर तो उससे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में इसका नेगेटिव साइन भी लेंगे तो उस नेगेटिव साइन की वजह से जो है वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो भी उल्टा हो जाता है। अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस लैम्डा का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, एक तो ये डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा प्लस साथ में मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर देगा। लेकिन अगर इस लैम्डा का वैल्यू आपने 1 ले लिया तब कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर आपने इस लैम्डा का वैल्यू -1 लिया तब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, पहली प्रॉपर्टी, लैम्डा इंटू ज़ीरो वेक्टर। अगर हम नल वेक्टर के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट नल वेक्टर ही होगा, मीन ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। पहली प्रॉपर्टी। एम कोई स्केलर है, जैसे लैम्डा कोई स्केलर नंबर था, एम भी एक नंबर है। एम इंटू -a वेक्टर, अगर एम को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के नेगेटिव के साथ आपको आएगा -ma वेक्टर।
तीसरी प्रॉपर्टी माइनस एम इंटू माइनस ए वैक्टर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हमें देगा एम ए वैक्टर, एम प्लस एन इंटू ए वैक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए वैक्टर, ये बनेगा एम ए वैक्टर एन ए वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर। अच्छा, इसी तरह से एम इंटू ए प्लस बी वैक्टर, तो एम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एम ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो है, वेक्टर के पार्ट्स हम इसमें मानेंगे, पार्ट्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज, जेड एक्सीज, पहले हम टू डायमेंशन की बात करेंगे। अब टू डायमेंशन में अब सबको पता है, अगर कोई भी वेक्टर होगा ओ पी वेक्टर मान लो, ठीक है, पी कोई पॉइंट है एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। पी से अगर एक्स एक्सीज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पी से अगर वाई एक्सीज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ से लेके ए तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स, ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा, ये बी पॉइंट है, वो होगा वाई। अगर इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सीज, वो हम मानते हैं आई कैप, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सीज वो हम मानते हैं जे कैप, ठीक है। तो अगर हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप के साथ, ये हमें देगा ओ पी वैक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सीज। इसी तरह से अगर हम जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, ये हमें देगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ पी अलोंग वाई एक्सीज। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D, टू डायमेंशन में आप सबको पता है पॉइंट को दिखाने के लिए दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, तो कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर क्या होंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। जहाँ पे x और y जो है इनको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और एक्स आई और वाई जे जो है इनको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये हो गई टू डायमेंशन की बात। एक वेक्टर जो है वो दो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास 3D में यही वेक्टर होगा, मीन्स स्पेस में होगा ये वेक्टर। तब आप सबको पता है स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट इन स्पेस, देन तब इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, तीन कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सीज, दूसरा होगा अलोंग वाई एक्सीज, तीसरा होगा अलोंग जेड एक्सीज। एक्स आई वाई जे जेड के, ये है इसके तीन अलग अलग कंपोनेंट्स। इसमें वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, दीज आर नोन एज वेक्टर कंपोनेंट्स। इसमें स्केलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक्स वाई जेड आर नोन एज स्केलर कंपोनेंट्स। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर वाला पोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास गिवन होंगे 2 पॉइंट्स, कैसे हम उन 2 पॉइंट्स से एक वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चंस को, MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब मैं यहाँ पे स्पेस की बात ले रहा हूँ, तीन कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 3 4 and 1, then vector formed by these points ए बी वेक्टर, ए से लेके बी तक अगर वेक्टर है वो ए बी वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है 3i 4j 1k मीनस k, वो यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो आएगा i 2j माइनस 4k, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होता है। एक्स कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट, वाई कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट, और जेड के कंपोनेंट के साथ, जेड कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। कभी भी आप एक्स वाले कंपोनेंट को वाई वाले कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा जो ए बी वेक्टर यहाँ पे आया वो है 2i + 2j - 3k कैप।
ये हमें आया वेक्टर फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हम इजीली से उनके बीच में बनने वाला वेक्टर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, या इसको हम कहते हैं हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है अगर उसके हमें कंपोनेंट्स दिए होंगे। लेट ए बी एनी वेक्टर जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स, एक्स आई वाई जे जेड के, देन इसका मैग्नीट्यूड जो है रिप्रेजेंटेशन है ऐसे दिखाया जाता है 2 लाइंस के बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बीच में प्लस। ऐसे हम निकालेंगे हर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये था मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नोन एज डायरेक्शंस ऑफ अ वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है? डायरेक्शन, ये जो वेक्टर है ये एक प्लेन सरफेस पे भी हो सकता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अगर ये वेक्टर कहाँ पे होगा, अगर ये प्लेन सरफेस पे होगा। अब प्लेन सरफेस पे आप सबको पता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जिसको हम एब्सीसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये जो वेक्टर बनेगा इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करने से ओपी वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे ओ टू पी, ये हो गया ओपी वेक्टर। अब यही वेक्टर जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो ये एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज नोन एज थीटा। थीटा जो है, दिस थीटा इज नोन एज एंगल, डायरेक्शन एंगल, क्योंकि इस थीटा की मदद से हम निकाल पाते हैं इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि यही थीटा हमें इसमें एक टर्म कैलकुलेट करके देगा tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ अ वेक्टर। tan थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री में आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है एक tan, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। या जब हम कैलकुलस में जाएंगे, जब आप कैलकुलस में इसको पढ़ोगे तब यही tan थीटा होता है dy बाय dx। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको थीटा दिया होगा तो tan थीटा आपको निकालना है, तो वैसे आपको मिल जाता है एक टर्म नोन एज स्लोप ऑफ अ वेक्टर और स्लोप ऑफ अ लाइन। उसकी मदद से हम डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन क्या होगा अगर ये वेक्टर अब प्लेन सरफेस पे नहीं होगा बल्कि कहाँ पे होगा? 3D में होगा। अब आप सबको पता है 3D में वेक्टर को दिखाने के लिए 3 एक्सीज की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज एंड जेड एक्सीज। अगर ये ओपी वेक्टर जो मैंने लिया है, पॉइंट पी जो लिया है एक्स वाई जेड, अगर इसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ, वेक्टर जो बनेगा वो होगा ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर जो है 3 अलग अलग एंगल्स बनाएगा 3 एक्सीज के साथ। जो ये ओपी वेक्टर यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, मान लो ये एक्स एक्सीज के साथ बना रहा है कौन सा एंगल? अल्फा, वाई एक्सीज के साथ बना रहा है एंगल बीटा और z एक्सीज के साथ बना रहा है एंगल गामा। तब इन 3 एंगल्स को अल्फा, बीटा एंड गामा, इन तीनों एंगल्स को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा, बीटा, गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स, क्योंकि स्पेस में जब भी कोई वेक्टर होगा ये क्या करेगा? 3 लाइंस के साथ 3 अलग अलग एंगल्स बनाएगा। अब इसी वेक्टर ओपी का फाइनल डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस ऑफ अल्फा निकालते हैं, कॉस ऑफ बीटा निकालते हैं, कॉस ऑफ गामा निकालते हैं। कॉस क्या है? कॉस भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसका वैल्यू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 3 एंगल्स अगर आपको पता है, 3 डायरेक्शन एंगल्स, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो दिस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो है, इनको दिखाने का एक शॉर्ट तरीका है, कॉस अल्फा के बदले एल भी यूज़ किया जाता है,
कॉस बीटा के बदले m यूज़ किया जाता है, कॉस गामा के बदले n यूज़ किया जाता है। दीज थ्री वैल्यूज़ आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस जो है ये जो तीन डायरेक्शन एंगल्स होते हैं किसी भी वेक्टर के तीन अलग अलग एक्सिस के साथ, उन्हीं का कॉस होता है। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक वेक्टर की डायरेक्शन मिलती है स्पेस के अंदर। अब एक दूसरा टर्म हम इसमें डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज आर क्लोजली रिलेटेड विद डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? द थ्री नंबर डेट आर प्रपोर्शनल विद डायरेक्शन कोसाइंस। कोई भी तीन नंबर्स जो प्रपोर्शनल होंगे, किन के? जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रपोर्शनल में होंगे, दोज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। एक वेक्टर के तीन ही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, बट एक वेक्टर के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका दिखाने का दूसरा तरीका है, ए बी और सी जो है, ए बी सी से हम दिखाते हैं डायरेक्शन रेशियोज, एल एम और एन से हम दिखाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एल जो है इसको लैम्डा ए भी लिख सकते हैं, एम लैम्डा बी, एन लैम्डा सी। ये हमें दिखाता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ए बी सी आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, एल एम एन आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस जो है इनके बीच में एक प्रॉपर्टी है, अगर तीनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तब ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। और डायरेक्शन रेशियोज जो है ये ज़रूरी नहीं ये 1 के बराबर होंगे, दे आर नॉट, इनका स्क्वायर जो है, उनके स्क्वायर्स का एडिशन वो 1 के बराबर नहीं है। तो ये था आज का वेक्टर्स का पार्ट 2 का लेक्चर। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें इसमें हैं, सेक्शन फार्मूला है या एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले कॉन्सेप्ट्स है, कैसे निकाला जाता है वेक्टर की मदद से, तो और इन्हीं वेक्टर्स को कैसे यूज़ किया जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टडी करने में, वो हम ले आ रहे हमारे नेक्स्ट वेक्टर्स पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF जो है वो अवेलेबल रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।